नमस्कार साथियों, प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम अति संभावित जो आपके ईपीएफओ एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 टू बी लॉन्च टू स्किल लैक ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 years विल इंक्लूड नंबर 1 मेकाट्रॉनिक्स, 2 ड्रोन, 3 3D प्रिंटिंग, 4th सॉफ्ट स्किल। सो लेट्स सी द क्वेश्चन ओवर हियर। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मेकाट्रॉनिक्स है क्या। तो एक्चुअली ये बना हुआ है आपका मशीन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटिंग, इन तीनों का समन्वय है, इन तीनों को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है। सेकंड, ड्रोन्स, आपको पहले भी पता होगा कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें ड्रोन आ गया है, तो इसका भी फ्यूचर है, तो ये भी इंक्लूडेड है। 3D प्रिंटिंग ये भी इंक्लूडेड है। तो ये आपके चारों सही जवाब हैं। और चूंकि इसका एक्सटेंशन हुआ है कौशल विकास योजना 4.0 का, तो डेफिनेटली एक संभावित प्रश्न है। दो चीजें मैं आपको बता दूं शुरू में ही, जो प्रोग्राम जिनको एक्सटेंशन मिला है वो एक संभावित प्रश्न है। दूसरा, जो 2019 में स्टार्ट हुआ है और 5 साल को कंप्लीट करेगा, जिसका अंत 2024 में होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोग्राम या मिशन को 2023 बजट में मेंशन किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। और जिसका 10 साल पूरे होने आ रहा है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ईपीएफओ के 5-6 जो क्वेश्चन पेपर पिछले 20 साल के देखेंगे तो आप ये संभवतः फाइंड करेंगे कि उनका फोकस गवर्नमेंट प्रोग्राम में एटलीस्ट 10 to 15% क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक पहलू को छू करके बताएंगे आपको कि कहां से संभवतः क्वेश्चन आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, promotion of bulk drug parks, a key initiative to support the bulk drug manufacturing in the country. Which of the states have not received approval for setting up of park? देखिए, मैंने आपको आंसर बता दिया है कि बल्क ड्रग पार्क जो है ये एक तरह से इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। किस डिपार्टमेंट का है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है, वो आता है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंदर नहीं आता है। ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, आंध्र प्रदेश जो है और तेलंगाना जो है वो रीजन मैक्सिमम ड्रग एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। दूसरा है आपका गुजरात। जितने भी ड्रग टेस्टिंग होते हैं ना इंडिया में, उसका सबसे बड़ा मार्केट फील्ड स्टडी का अहमदाबाद है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में डेफिनेटली आप देखिएगा ड्रग्स के ऊपर काफी काम होता है। इनफैक्ट जब रशिया ने अपना स्पुतनिक कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया था, तब भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश से हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट भी था इसके ऊपर। तो ये तीनों ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अति संभावित क्षेत्र हैं जहां पे होना चाहिए। तो ये तीनों में आपका बल्क ड्रग का जो पार्क है वो बनेगा। उत्तराखंड इसका आंसर नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखें। देखिए, इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? 3rd लार्जेस्ट है, ये सही बात है। टॉप में सबसे ज्यादा कौन है आपका? तो टॉप में आपका है जर्मनी और यूएस। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टॉप 3 में है। ठीक है। इंडिया में जो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स है वो इंडिया में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट है ना ड्रग्स को बनाने के लिए, वो यही है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। पर ये हम चाइना से लेते हैं 30 से 45% तक। क्योंकि चाइना को जो है काफी रिलेटिवली सस्ता मिलता है। ठीक है। और हाईली कॉम्पिटिटिव है। पर हम चाइना के ऊपर कितना दिन डिपेंडेंट रहेंगे, ये भी हमारी एक मजबूरी है। तो हमें इससे दूर होना है। तो इसी के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। कहां कहां? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को यहां पे पॉज कर लें। ठीक है। और पॉज करके पूरा इसे पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि एक संभावित प्रश्न आपको डेफिनेटली दिखेगा एग्जाम में। प्रश्न संख्या 3, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव। नंबर 1, इट इज एन इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल sanitary products in urban area. Second, it is an initiative of Ministry of Electronics and Information Technology. देखिए, अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, पर उल्टा है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। क्यों? जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना रूरल एरिया में, वहां पे महिलाओं के लिए जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है अर्बन एरिया, ये गलत है। कहां पे मिलेगा? रूरल एरिया में मिलेगा। कौन सा इनिशिएटिव? स्त्री स्वाभिमान। ठीक है। ये न्यूज में रहा है और डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामित्व स्कीम इज इंप्लीमेंटेड विद द कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सेकंड, सर्वे ऑफ इंडिया। 3rd, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 4th, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट। 5th, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर।
देखिए आप पहले ये समझिए कि स्वामित्व स्कीम है क्या। स्वामित्व स्कीम में क्या हो रहा है, जो लैंड पट्टा होता है, जो जमीन के पेपर होते हैं, वो वेरीफाई करके लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेंटर की तरफ से कर रही है। अब जब लैंड का सर्वे हो रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके, तो इसमें सर्वे ऑफ इंडिया आएगा ना, और जब लैंड का हम सर्वे कर रहे हैं उसका डिजिटाइजेशन करेंगे ना, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आएगा डेफिनेटली। लैंड किसकी संपत्ति है स्टेट में? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की है, क्योंकि ब्रिटिश के समय से ही लैंड से ही, एग्रीकल्चर से ही रेवेन्यू मिलता था, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेंटर का है, तो इस भाई इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा हर पंचायत में जाके? स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ लीजिए, एक संभावित प्रश्न आ सकता है। स्वयं मोदी जी ने स्वामित्व स्कीम जो स्टार्ट हुआ था आसाम में तेजपुर से स्टार्ट किया था, ठीक है, और जब स्टार्ट किया था तो इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वामित्व स्कीम, इससे संभावित प्रश्न होते हैं। अब मैंने आसाम तेजपुर का जिक्र किया है, तो तेजपुर को जीआई टैग किस लिए है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहां पे आप एक्सप्लेनेशन देखें और यहां पे आप इसे समझने की कोशिश करें कि इस स्कीम में क्या क्या और भी चीजें हैं। इसका फुल फॉर्म भी रट लीजिएगा, कभी कभी यूपीएससी आपको नीति आयोग तक के फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो स्वामित्व के भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, नो इंडिया प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ। देखिए जो नो इंडिया प्रोग्राम है ना, ये स्पेशली टू द यूथ ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है, और स्पेशल फोकस कहां पे है? मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, यहाँ के जो यूथ हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनके ऊपर फोकस है। इसमें क्या होता है, 25 दिन या 3 वीक का एक ट्रिप होता है, जो भारत की अलग अलग संस्कृति और जो स्टेट एक पर्टिकुलर चुना जाता है उसमें बच्चों को घुमाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नो इंडिया प्रोग्राम है। तो लोग सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म में आएगा, नहीं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और चूंकि टीनेजर हैं और यूथ हैं तो यूथ अफेयर्स होगा, तो ये भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा तरीके से पढ़ें, देखें। छाऊ इज ए पॉपुलर फोक डांस बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? योर ऑप्शंस आर नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 झारखंड, 4th वेस्ट बंगाल। आपको इसमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज रॉन्ग, 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग, मोर देन 2 आर रॉन्ग, ठीक है। देखिए ये यूपीएससी इस तरह के फॉर्मेट से आजकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो आप मेंटली तैयार रहें। जो छाऊ नृत्य है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है और 3 राज्यों में फेमस है, और जहां पे फेमस है वो तीनों राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मयूरभंज ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। फिर आपका है पुरुलिया ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर आपका आता है सरायकेला, सरायकेला खरसावां ऑफ झारखंड, ठीक है। ये सरायकेला खरसावां जो है ना, ये वही जगह है जो जमशेदपुर के जस्ट बगल में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, वही एरिया है। तो छत्तीसगढ़ में छाऊ नृत्य नहीं होता है, तो ओनली 1 इज रॉन्ग, बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? आपका प्रश्न 7 है। देखिए इसे आप समझिए, और ये जीआई टैग जो आते हैं वहां से प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जानबूझ के ये प्रश्न ऐसा बनाया है क्योंकि इसका पर्पस है कि हम आपको समझाएं 2-3 चीज, ठीक है। पहला जो है, आसाम के लीची को भी जीआई टैग है, ये प्रश्न मैंने पूछ चुका हूं आपसे। तेजपुर की जो लीची है उसे जीआई टैग है, पर बिहार की मुजफ्फरपुर की भी जो शाही लीची है उसे भी जीआई टैग है। उत्तराखंड ने भी लीची के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है, हो सकता है फ्यूचर में आपको पता चल जाए न्यूज के माध्यम से कि उसे भी जीआई टैग मिला है। रामनगर, जहां पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहां से रामगंगा नदी बहती है, वहां का लीची काफी फेमस है, एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। त्रिपुरा रिशा, इसे जीआई टैग मिला था। रिशा एक तरह का गमछा है जो एक एडोलेसेंट गर्ल पहनती है। इसे त्रिपुरा के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब देव जी, वो काफी प्रचार प्रसार कर रहे थे इसका, तो ये भी न्यूज में था। छत्तीसगढ़ मिर्चा राइस, ये गलत है, अभी हाल फिलहाल में ही मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला है। ये आपका बिहार के मोतिहारी चंपारण एरिया में होता है, ठीक है, बिहार, ठीक है। आप सोचेंगे कि पहल जो 4th ऑप्शन है वो गलत है, नहीं, 4th ऑप्शन सही है। कोल्हापुरी चप्पल जो है, इसे 2 स्टेट में जीआई टैग मिला हुआ है, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में। उसी तरह फुलकारी जो है उसे भी जीआई टैग हरियाणा में मिला है, पंजाब में मिला है। बासमती राइस में भी 6 स्टेट्स को जीआई टैग है।
तो आप इसी तरह चीजों को पढ़िए, समझिए और उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से ही आप प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर ईपीएफओ क्वालिफाई करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रेसिडेंसी लाइज विथ इंडिया इन 2023? यह सवाल संभवतः आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो दिखेगा ही दिखेगा, ईपीएफओ में भी आने की पूर्ण संभावना है। देखिए आपको क्या लगेगा कि G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है, वसुदेव कुटुंब, यही सही जवाब होगा। थोड़ा सा ज्यादा पता होगा तो पता होगा जो SCO है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को कैंसिल करवाया गया है, तो जो संघाई कॉर्पोरेशन है उसकी भी अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। G7 का तो इंडिया मेंबर नहीं है। वासेनार अरेंजमेंट का अता पता लापता, राइट। तो आपको एक बात बता दूं कि भारत की प्रेसिडेंसी इस बार वासेनार अरेंजमेंट की भी है, और भारत इसका जो प्रेसिडेंसी आई है वो 1 जनवरी 2023 से आई है, एक साल के लिए आई है। तो जो 3 है ना, 1, 2 एंड 4, यही आपके सही जवाब है, 1, 2 एंड 4, ठीक है। यहां पे ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ठीक है, ये सही जवाब है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। आप वासेनार अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, संभवतः एक क्वेश्चन आ सकता है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, डुअल यूज टेक्नोलॉजी से इसका रिलेशन है। मैं अभी आपको इसे डिटेल में समझाता हूं। देखिए, इट इज ए मल्टीलैटरल बॉडी जिसको 2017 में भारत ने ज्वाइन किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ठीक है, जो प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज गुड्स। डुअल यूज गुड्स का मतलब आप समझिए कि अगर हम न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल आपको दें तो उससे आर्म्स भी बन सकता है, एनर्जी भी बन सकता है, तो यही हुआ डुअल यूज गुड्स। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस चीज के लिए आप किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट करने वाली नेशन और इंपोर्ट करने वाली नेशन दोनों रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। मैं पॉज कर देता हूं इसे, आप लोग पॉज कर लें इसे और नोट डाउन कर लें। ग्रीन बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाय नंबर 1 एनी सॉवरिंग एंटिटी, नंबर 2 इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप्स और अलायंसेस, 3 कॉर्पोरेट्स। तो आपको बता दूं ये एक संभावित प्रश्न हो सकता है। पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना सोवरिंग ग्रीन बॉन्ड रिलीज कर रही है, ठीक है। इनफैक्ट आरबीआई ने आधा तो ऑलमोस्ट रिलीज कर दिया है, 8000 करोड़ का टारगेट है, ठीक है, तो इतने का तो वो रिलीज कर ही रही है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स और अलायंसेस, वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल फिलहाल ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स करते हैं, तो ग्रीन बॉन्ड से क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करने से एक तरह से प्रेफरेंस मिलता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, और एक तरह से इंसेंटिव भी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को। तो इसका एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल, उसी के आधार पर ग्रीन बॉन्ड रिलीज होती है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल, ठीक है, इसे नोट डाउन करें और थोड़ा सा गूगल भी किया करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज आया था, उससे आपके दिमाग में रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? नंबर 1, इट इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज और नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 2, देयर इज ए रिस्क दैट इट्स सप्लाई चेन कुड बी डिसरप्टेड। ये सच बात है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल कभी न्यूज में था, हाँ था, कब था, यूक्रेन और रशिया वॉर में। इंडिया को सेमीकंडक्टर्स जो कार में बनाते हैं उनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी वो कहां से मिलती थी, रशिया और यूक्रेन दोनों से। इसकी वजह से इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर सफर किया, लोगों ने ऑर्डर दे रखे थे लेकिन उनके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो कार के अंदर फिट होते हैं वो नहीं बन पाए थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन आप पॉज कर लें, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके बारे में आप सर्च कर लें कि क्रिटिकल मिनरल के अंदर कौन कौन से मिनरल आते हैं, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक क्या है, क्या लिथियम क्रिटिकल मिनरल है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं कि आपने कहां सर्च किया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम इसी तरह आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस और एरिया से सवाल लाएंगे जहां से संभावित प्रश्न आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, YouTube पे हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।